So, yes, my friends, very, very good morning, everyone. And as you all know, that we are supposed to complete the last topic and then we will come to MCQs part. So, we will complete the business cycle from economics, ठीक है? और उसके बाद आगे का पार्ट हम लोग कवर करेंगे. All of you ready? बिजनेस साइकिल एक बहुत आसान चैप्टर है. आई एम श्योर कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही रहेगा. इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी है मगर, ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है. तो लेट्स सी बिजनेस साइकिल. ओके, तो यहाँ पर लिखा है बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज. ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज एज मैनिफेस्टेड मतलब एज शोन. मैनिफेस्टेड का मतलब होता है शोन in fluctuation in the measurement of aggregate activities, economic activities such as GNP, gross national product, employment level, income level. मतलब ये सब चीज़ों में चेंजेस होते हैं एग्रीगेट लेवल पे, मतलब इकोनॉमी लेवल पर, और उसकी वजह से आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो बढ़ता है या तो कम होता है. ये जो बढ़ने के बाद कम होना और कम होने के बाद वापस बढ़ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपांशन आएगा और घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा. इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल कंसेप्ट. ठीक है. तो बिजनेस साइकिल जो है मेनली ऐसा समझ लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए है. आपके लिए आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते हुए या घटते हुए वो देखने के लिए होता है. 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल में, एज यू ऑल नो. सबसे पहला फेज होता है एक्सपांशन. एक्सपांशन मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, नहीं बढ़ रही है और कंटिन्यूसली आगे भी बढ़ती जाएगी. पीक मतलब होता है हाईएस्ट लेवल, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हाईएस्ट लेवल. कहने से अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है? नहीं, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना हॉल्ट हो गई है. हॉल्ट मतलब स्टॉप हो गया है. तो वो पीक पर आकर जहां रुक जाता है उसको बोलते हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे आके जहां रुक जाता है उसे पीक बोलते हैं. फिर उसके बाद क्या होगा, पीक के बाद क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी घटना शुरू हो जाएगी. हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्या होता है, नीचे आता है ना, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन. एंड उसके बाद लास्ट में ये भी एक बॉटम लेवल है, इसको बोलते हैं ट्रॉफ. इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर आकर वापस हॉल्ट कर गई, रुक गई, मगर अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ रुका है और पीक जो था वो अप ट्रेंड की तरफ रुका है. तो ट्रॉफ के बाद क्या आएगा, एक्सपांशन. सो ट्रॉफ इज गुड, क्योंकि ट्रॉफ के बाद एक्सपांशन आएगा. कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट गुड बट एक्सपांशन इज गुड ना. तो कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपांशन जाने के लिए किसके थ्रू जाना पड़ेगा, ट्रॉफ के थ्रू जाना पड़ेगा. समझ में आया बात? सो कैन यू टेल मी टर्निंग पॉइंट्स इन दिस 4 phases? पीक एंड trough, they are called as turning points. So right there, peak trough दोनों भी क्या है हमारे टर्निंग पॉइंट्स है. क्यों बुलाते हैं इसको टर्निंग पॉइंट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है यहां से टर्न हो जाता है दूसरे साइड. अगर एक्सपांशन की तरफ रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ रहेगा तो एक्सपांशन की तरफ जाएगा. अंडरस्टूड? सो एक्सपांशन फेज क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द नेशनल आउटपुट. मतलब आपका ओवरऑल देश का आउटपुट जो है वो बढ़ता है उधर, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आपका एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ता है, आपका कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, सेल्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, स्टॉक लेवल्स बढ़ते हैं, स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और बैंक का जो लोन है वो भी, क्रेडिट जो है वो भी बढ़ता है. सिंपल सी बात है, अगर धंधे में प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो कोई भी धंधे में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाएगा, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बैंक लोन भी ज़्यादा लेगा. समझे कि नहीं? पीक जो है, पीक, इट इज द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट. करेक्ट? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली. डू यू एग्री? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है. क्यों? यूएसए भाई. ऐसा जरूरी नहीं है. हर इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसके बाद घटने वाली है, और अगर घट रही है तो उसके बाद बढ़ने वाली है. द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली, मतलब ऐसा कंटिन्यूसली एक्सपांशन चलते ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है. नो डाउट, अगर इंडिया में एक्सपांशन 2 साल के लिए चला, यूएसए में 3 साल के लिए चला, ऐसा पॉसिबल है. टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, बट एक्सपांशन एंडलेसली चलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता.
So economy cannot continue to grow endlessly. Once peak is reached, increase in demand is halted. Halted मतलब क्या बोलेंगे हम? Stopped. Halted मतलब होता है stopped and starts decreasing in certain sectors. याद रखिए certain sectors. तो कौन से ऐसे sectors है जिसपे सबसे ज्यादा असर होता है? सोच के बोलो, फेकोलॉजी मत करो, बीकॉम के आंसर नहीं दे रहे आप लोग. कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. एवरीवन, ये दो सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर सबसे पहले आपका ये बिजनेस साइकिल का इम्पैक्ट होता है. कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, लिखिए वहां पर कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. ये दो सेक्टर में आपका जो है असर सबसे ज्यादा और सबसे पहले होता है. ट्रॉफ at the depth of depression all economic activity touch the bottom and the phase of trough is reached. इसका मतलब trough phase जो है वो कहाँ पर है? बॉटम पर है. करेक्ट ऑल ऑफ यू? तो कितने फेजेस हो गए हमारे? 4 फेजेस हो गए. करेक्ट. ये देखिए, ये आपको अगर डायग्रामेटिकली देखना है तो ये इस तरीके से होता है. ट्रॉफ मतलब बॉटम है. देखिए ये बॉटम, ये बॉटम और ये बॉटम, ये ट्रॉफ है. ये हाईएस्ट लेवल, इसको बुलाएंगे पीक. तो क्या दिख रहा है आपको? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्सपांशन. पीक के वक्त आपका इकोनॉमी एंडलेसली ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए रुक जाएगा. और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के वक्त वो नीचे आएगा. तो कौन से फेज ने उसको रिवर्स कर दिया? पीक फेज ने उसको रिवर्स कर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट. पीक फेज ने क्या किया? उसको रिवर्स कर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट. एंड देन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू तो नहीं हो सकता, एक लेवल पे आके वो रुकेगा, राइट उसको बोलते हैं ट्रॉफ. और फिर वापस से आ जाता है एक्सपांशन. ये ट्रेंड क्या लिखा हुआ है? ये लाइन क्या है? इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन. ये क्या करता है? ये मीडियम के थ्रू जाता है, उसके उसके एवरेज के थ्रू जाता है और देखता है कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या कांस्टेंट में है. करेक्ट. कैन देयर बी डाउन ट्रेंड इन बिजनेस साइकिल? यस, वेरी वेल पॉसिबल. डाउन ट्रेंड होना कौन सी बड़ी बात है? आपके पास डाउन ट्रेंड होना इजी हो सकता है. जैसे कि अब ये बिजनेस साइकिल में देखिए, ऐसे रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एवरेज इधर दिख रहा है. तो आपका एक पीक जो है वो नीचे 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 आ रहा है. ट्रॉफ जो है वो भी नीचे 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 जा रहा है. तो ये क्या होता है? डाउन ट्रेंड. करेक्ट. आपके डायग्राम में जो दिख रहा है वो क्या है? अप ट्रेंड. करेक्ट. तो ये होते हैं ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस साइकिल. उसको ट्रेंड लाइन से समझता है आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है या घटती हुई इकोनॉमी. इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड या फुल्ली डेवलप्ड. मेनली अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अप ट्रेंड में रहेगा तो डेवलपिंग फेज है ना. Noteworthy characteristics of these economic fluctuations is that they are recurrent and occur periodically. Recurrent मतलब क्या? रिपीट होते रहता है. और periodically रिपीट होते रहता है. और जो टाइम पीरियड है उसका वो कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं होता है. याद रखिए. मतलब क्या सर? टाइम पीरियड होना कांस्टेंट ज़रूरी नहीं होता है मतलब क्या? ये देखिए, इज इट पॉसिबल? यस. ये टाइम पीरियड छोटा था, इधर एक्स एक्सिस पे टाइम है ना. तो आपको समझ रहा है पहला साइकिल का कितना छोटा टाइम था और दूसरा साइकिल का कितना बड़ा टाइम था. यस. तो इनके अंदर कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, याद रखिए. ना ही ये प्रेडिक्टेबल होते हैं. समझ गए? बिजनेस साइकिल आर कंटीजियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजियस? ये कोरोना वायरस के बाद बोलने की जरूरत नहीं है. कंटीजियस का मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. स्प्रेडिंग वेरी फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बोलना पड़ेगा बिजनेस साइकिल के एंगल से. कोरोना वायरस इज ऑल्सो कंटीजियस डिसीज, स्प्रेडिंग वेरी फास्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. So this is business cycle which are contagious in nature, spreading very fast
एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल, इसका मतलब वन इकोनॉमी टू अनदर इकोनॉमी भी जा सकता है वो। दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस। तो आप भाई क्लोज्ड इकोनॉमी तो नहीं हो, आप ओपन इकोनॉमी रहोगे, आप एक कंट्री हो दूसरे कंट्री से ट्रेड करते ही हो। जब एक पर्टिकुलर कंट्री में रिसेशन आता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में डाउन ट्रेंड आता है, तो उसका असर आपकी कंट्री पे भी होता है, और वाइस वर्सा भी सही है। आपकी कंट्री में अगर अप ट्रेंड रहेगा तो उधर अप ट्रेंड आएगा, आपकी कंट्री में डाउन ट्रेंड रहेगा तो उधर भी डाउन ट्रेंड आएगा। डिपेंड्स कौन सी इकोनॉमी किस पर डिपेंडेंट है ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है इंडिया में लेबर मार्केट बहुत चीप है। यूएस के जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होते हैं उनके बैक ऑफिसेस इंडिया में होते हैं, माने में बीपीओ बोलते हैं आप उसको, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वो जो टेलीकॉलर होते हैं ना, यस, तो यूएस बेस्ड कंपनी है, और वो उसका टेलीकॉलर ऑफिस जो है वो इंडिया में है। अब आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, ऑब्वियसली दे स्पीक इन यूएस एक्सेंट। ये सेम इंडियंस ही होते हैं, बस बोलने के स्टाइल में हेलो गुड मॉर्निंग यस, बहुत अच्छे से बात करते हैं। फोन रख दिए, हाँ बोल रहे, काय रे, चांद रेक, मतलब व्हाट दे आर ट्रेन टू स्पीक दैट वे टू द कस्टमर, एंड कस्टमर को समझता भी नहीं है कि कहीं और कॉल रूट हुआ है। फिर इंडिया में रूट करने का रीज़न क्या है उस कॉल को, इंडिया में जो इतने सारे बीपीओ के एम्प्लॉयज़ है उनका लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है कंपेयर टू यूएस का लेबर कॉस्ट, बिकॉज यूएसए में पॉपुलेशन ही कम है तो लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा ही रहेगा ना। अगर सपोज यूएस बेस्ड कंपनी का बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है, तो डोंट यू थिंक कि अपने इंडिया के बीपीओ इंडस्ट्री बूम में आ जाएगा, और अपने इंडिया में बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन बीपीओ ऑफिसेस। बट अगर वहाँ की कंपनीज बंद होने शुरू हो गए तो यहाँ पर भी उसका असर होगा। आई रिमेंबर 2007, 8, 9, 10 का बात है, राइट नेक्स्ट टू माई ऑफिस ऑन एफसी रोड देयर वाज वन बीपीओ कॉल सेंटर विच वाज ओनली वन शटर शॉप, हार्डली 15 लोग एम्प्लॉय, 10-15 लोग एम्प्लॉय थे। उन्होंने एक ही साल में 4 शटर एक्सपांशन किया, और उनका एक्सपांशन होने के बाद में 200 एम्प्लॉय का स्टाफ हो गया था। और उसके तुरंत 3-6 महीने बाद आपका 2008 का रिसेशन आया था, आपको पता है ना 2008 का रिसेशन आया था, और वो वापस से 0 शटर पे आ गया, मतलब बंद हो गया। सो ऑब्वियसली रीजन क्या था, यूएस का बैक ऑफिस इधर था, यूएस का कंपनी बंद हो गया तो उसका बैक ऑफिस क्या करेगा, बंद ही होने वाला है। सर दूसरे कंपनी का बैक ऑफिस बंद कर रह सकते हैं, अरे एक कंपनी को इम्पैक्ट नहीं हुआ है, पूरे यूएस इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ है। आप समझ रहे हो क्या बात को, तो ऑब्वियसली दूसरा कोई क्लाइंट मिलने वाला नहीं है आपको। तो एक शटर का 4 शटर, 4 शटर का सीधा दुकान बंद। दिस इज ऑल बिजनेस साइकिल का इम्पैक्ट। तो कहाँ बिजनेस हो रहा है, यूएसए में, इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, इंडिया में। तो जो 200 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला था, इमेजिन कीजिए उनकी सैलरी कितनी हाई रहेगी, क्योंकि उनको फटाफट फटाफट हायर किया गया, ज़्यादा सैलरी पे हायर किया गया, वो भी खुश हो गए रहेंगे अभी, है ना, जिंदगी सेट है, एक साल में वापस 0 पे आ गए वो। So this is actually the impact of business cycle. They begin in one country, mostly spread to another country through trade relations. The phases of business cycle is important for the new businesses to decide on entry into the market. आप सब just imagine करो कि आपका एक स्टार्टअप है, आजकल आपके जनरेशन में ये वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। तो आपका एक स्टार्टअप है, आपने न्यू बिजनेस वो स्टार्ट करना है, तो आप बिजनेस साइकिल के फेज को देखकर स्टार्ट करोगे कि नहीं। आप जब स्टार्ट कर रहे हो तब रिसेशन चाहिए क्या, डिप्रेशन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, आपको एक्सपांशन, बूम चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, समझे। causes of business cycle, why business cycle occur, though there are 2 broad categories, one is called as internal causes, the other is called as external causes। इंटरनल कॉजेज में आता है इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड फ्लक्चुएशन होने से आपका बिजनेस साइकिल का फेस चेंज होता है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होते हैं इसलिए आपका बिजनेस साइकिल का फेस चेंज होता है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स चेंज होते हैं इसलिए आपका बिजनेस साइकिल का फेस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव डिमांड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो आपका इकोनॉमी का फेस कौन सा आएगा, एक्सपांशन फेज आएगा, और वाइस वर्सा भी सही है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज मेनली कौन सी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो देश के लेवल की पॉलिसीज होती है।
ये पॉलिसीज को देखकर भी ऑब्वियसली आपका बिजनेस साइकिल का फेस चेंज होता है। अगर सपोज आरबीआई ने बहुत अच्छा फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी लाया, आरबीआई ने बहुत अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी अपनी इकोनॉमी के लिए लाया, तो क्या होगा, आपके इकोनॉमी में बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, आपके इकोनॉमी में एक्सपांशन फेज चलते जाएगा। पर अगर आरबीआई बोलता है नहीं नहीं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई कम करना है, रेपो रेट बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, तो इससे बोरिंग कॉस्ट लोगों का बढ़ जाएगा, बिजनेस करने का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ सकते हैं आप। समझे कि नहीं? वैसे ही सेम फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल अगर लिया जाए, आप सबको पता है मॉनेटरी पॉलिसी इज थ्रू आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी इज थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट? तो फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट बजट्स, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट ने धमाकेदार बजट लाया तो ऑब्वियसली बहुत खर्चा अगर इकोनॉमी में होगा तो इकोनॉमी में एक्सपांशन आएगा। बट अगर इकोनॉमी में कोई धमाकेदार बजट नहीं आया, सपोज अभी इलेक्शन जस्ट जीत गए, अभी अगले साल का बजट एकदम ठंडा बजट रहता है, राइट? वैसे भी जीत गए तो पब्लिक को खुश करके क्या करने वाले? अभी 2023 का एकदम मस्त बजट आया, क्योंकि अभी 2024 में भी वापस इलेक्शन आने वाले, तो पब्लिक को खुश करना है भाई, एकदम धमाकेदार बजट। इसमें क्या होता है, एक्सपांशन इकोनॉमी में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इकोनॉमी में भर भर के पैसा खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम सबका इनकम के लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे? देन मनी सप्लाई इकोनॉमी का अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपांशन फेज आएगा, और मनी सप्लाई अगर घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन फेज आएगा। बट लेट मी टेल यू, मनी सप्लाई अगेन मोर और लेस इज इक्वली डिपेंडेंट, मोर इंपॉर्टेंटली इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ओनली। तो आपका मनी सप्लाई किस पर डिपेंडेंट है? तो ये दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे आपका इकोनॉमी का मनी सप्लाई डिपेंड करता है। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, व्हाट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर? माइंडसेट बोलते हैं ना जिसको, माइंडसेट, वो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। आप बस सोचो एक कि भाई सीए फाउंडेशन बहुत टफ है, पास होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पक्का फेल होने वाले हो, पक्का फेल हो जाओगे। बट माइंडसेट अगर आप चेंज करोगे और बोलोगे स्कोरिंग है, कुछ भी कर कर पास तो हो ही जाएंगे और करना ही है, और ये सोचकर पढ़ाई भी कर रहे हो, सिर्फ सोच नहीं रहे हो, ये सोचकर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पास ही होने वाले हो, कोई फेल नहीं हो सकता फिर उस केस में। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। समझ गए क्या आप? आज से एग्जैक्टली 10-12 दिन पहले जब ये बैच शुरू हुआ था, उसके पहले का माइंडसेट और आज का माइंडसेट फर्क है कि नहीं आपका? ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट मैटर में, ये सब्जेक्ट के तक जितना आपको डर लगता था, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका आज कंफर्ट लेवल पे आ गया। तो दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। वैसे ही देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उसके भी साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। अगर सब लोग सोचेंगे मंदी है मंदी है मंदी है, रिसेशन है रिसेशन है रिसेशन है, तो कोई खर्चा ही नहीं करेगा, और खर्चा ही नहीं करेगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी का कम हो जाएगा और वो और रिसेशन में चला जाएगा। समझे कि नहीं एवरीवन? और अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि अरे पैसा तो बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में और इनकम हो जाएगा, खर्चा करते जाओ, तो ऑब्वियसली तुम पैसा उड़ाओगे। जब तुम पैसा उड़ाओगे तो लोग भी तो पैसा उड़ाएंगे, क्योंकि उनका इनकम हो रहा है और वो भी तो आगे खर्च कर रहे हैं। समझे कि नहीं? तो इससे ऑब्वियसली आपके इकोनॉमी का मनी सप्लाई बढ़ेगा और आपके क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल में एक्सपांशन फेज आएगा। टेक्निकली इसको इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, एमपीसी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या होता है सर? तुम्हारे एडिशनल इनकम में से तुमने कितना एडिशनल कंजम्पशन किया, तुम्हारे एडिशनल इनकम में से तुमने कितना एडिशनल कंजम्पशन किया। सपोज 100 रुपए का तुम्हारा एडिशनल इनकम हुआ और तुमने 60 रुपए का एडिशनल खर्चा किया, तो तुम्हारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी 0.6 आता है। कुछ समझा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमपीसी देन? फॉर्मूला इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये होता है फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरे एग्जांपल में 60/100 0.6 आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.6 एमपीसी? आपके एडिशनल इनकम का आप 60% खर्चा कर रहे हो। समझ में आ रही है क्या बात? आपके एडिशनल इनकम का आप 60% खर्चा कर रहे हो। जैसे देश के अंदर के फैक्टर्स होते हैं, देश के बाहर के भी फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि वॉर सिचुएशन अगर रहेगा तो इकोनॉमी में डिजास्टर आएंगे और इकोनॉमी बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बराबर कि नहीं? यस। जैसे कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, डोंट यू थिंक इसकी वजह से इकोनॉमिक डिजास्टर्स हो रहे हैं और देश के ट्रेड रिलेशंस, बाकी देश के भी ट्रेड रिलेशंस खराब हो रहे हैं।
ग्रुपिज्म हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स हो रहा है। कौन सी कंट्री बोल रही है यूक्रेन के साथ है, कोई कंट्रीज बोल रही है हम रशिया के साथ है, ऑब्वियसली। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, एक बार वॉर खत्म हो गया उसके बाद इकोनॉमी को रीबिल्ड करना पड़ता है। जो भी तोड़ फोड़ हुआ रहेगा इकोनॉमी में उसको वापस से रिपेयर मेंटेनेंस करके आगे नए फैसिलिटीज बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी तो खर्चा होता है ना बहुत, तो इससे बिजनेस साइकिल का फेस चेंज होता है। देन टेक्नोलॉजिकल शॉक अगर रहेगा कोई, तो उससे भी इकोनॉमी में आपका फेस चेंज हो सकता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा शायद, Y2K नाम का एक चीज आया था। Y2K इज ईयर 2000, नहीं पता रहेगा, शक्ल से ही समझ रहे हैं आपके। Y2K इज ईयर 2000 का टेक्नोलॉजिकल शॉक। मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसका मतलब, और फ्राइडे लेक्चर्स के अंदर के लेक्चर्स देखे नहीं है शायद आपने। जब भी आप पढ़ाई से थोड़ा बोर हो जाओ ना, तो उस वेब सीरीज देखने से अच्छा है ऐसा कुछ देख लो, थोड़ा फायदा हो जाएगा जिंदगी में। आधे आधे घंटे के 20-20 मिनट के लेक्चर्स है, जिसमें फ्राइडे लेक्चर्स नाम के लेक्चर्स है, जिसमें आपको ये रियल लाइफ कॉन्सेप्ट सब बताए हुए हैं। ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर्स 1990s में आए थे, बराबर 1900 में आए, सॉरी 1900 वाले इसमें आए थे फेज में। और उस वक्त जब कंप्यूटर आए थे तो बाइनरी कोड पे कंप्यूटर को बनाया गया था, बिकॉज 010101 ऐसा रहेगा तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो कम लगता है, और मेमोरी कम लगने से कंप्यूटर का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम होता है। लॉजिक समझा? तो डेट्स कैसे लिखा जाते थे? 1912 को 12 लिखते थे वो लोग, 1925 को सिर्फ 25 लिखते थे, 1991 को क्या लिखा गया? 91, 1995 को क्या लिखा गया? 95। तो फिर अब चिंता क्या है मालूम है? यूएस इकोनॉमी पूरी, मेजरली वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो पूरे कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो गए थे, राइट? और डैम्स वैम्स सब कुछ ऑटोमेटेड हो गए थे। डैम के जो गेट खोलने बंद होने वो डेट्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से सब सेट था, और पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ था। जो भी फेडरल बैंक है, रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं ना हम लोग अपने इंडिया में, वैसे उधर फेडरल बैंक होता है। बाकी बैंक्स उनके इंटरेस्ट कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटर करता था, मैन्युअली कुछ नहीं होता था। अब जब 1999 आया तो उसके बाद चिंता ये थी कि अब कंप्यूटर क्या लेगा? 00। और 00 का मतलब हो गया कंप्यूटर बोलेगा एवरीथिंग रीस्टार्ट। समझे कि नहीं? तो ये तो कंप्यूटर को क्या समझ रहा है, तुम ईयर 2000 में जा रहे हो भाई, कंप्यूटर के मुताबिक तो 1999 के बाद 00 हो रहा है, 00 के बाद 01 चालू हो जाएगा वापस। तो जो भी तुम्हारे डिपॉजिट्स है वो सब है 0 हो जाएंगे। बैंक के जो भी आपके वो जो प्रोग्राम थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। डैम्स के डोर ओपनिंग क्लोजिंग के जो प्रोग्राम्स थे वो सब खराब हो जाएगा। तो नो डाउट आप समझ रहे हो इतना आसान भी नहीं। आप सोच रहे होंगे सिर्फ आपके डिपॉजिट्स वगैरह का क्या होगा, बट सोचिए कि यूएस इकोनॉमी में किसी इकोनॉमी को लेंड की रहेगी पैसा, तो उसके कैलकुलेशंस, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन सब प्रॉब्लम में आ जाए थे। तो ये सब चिंता इंडिया को खैर कम चिंता थी कंपैरेटिवली, बट यूएस को बहुत ज़्यादा चिंता था क्योंकि उसका ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा लेवल तक था। तो फिर Y2K नाम का प्रॉब्लम ये था, और फिर उसको सॉल्व किसने किया? तो ऑब्वियसली यूएसए ने ही सॉल्व किया, बट बाय हायरिंग इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक मैन पावर। दिमाग से हम लोग थर्ड नंबर पे इंडिया पे, इंडिया मतलब, तो ऐसा माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर अपन इंडियंस जो है थर्ड साइंटिफिक मैन पावर है अपन, और टेक्नोलॉजी के हद तक तो नंबर 1 है। तो नो डाउट आज भी यूएस के बड़े बड़े टेक्निकल जायंट्स जो है, जिनको भी आप जानते हो, विंडोज़ वगैरह ये सब इंडिया के ही तो ये है क्या बोलते हैं सब कंपनी इंजीनियर्स है जो हायर्ड है वहाँ पर टॉप लेवल पर भी, करेक्ट? तो उन्होंने ही फिर Y2 के प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉजेस। तो ईयर 2000 वाला जो प्रॉब्लम आया था टेक्निकल शॉक, ये भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। उसके बाद नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपके इकोनॉमी के हाथ में नहीं है, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये सब आ सकता है जिससे इकोनॉमी का फेस चेंज हो सकता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो सकता है, जैसे आज वर्ल्ड का पॉपुलेशन 700 करोड़ क्रॉस हो चुका है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम है जो आपके इकोनॉमी के फेस को चेंज कर सकता है। तो इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज
क्या क्या अब तक वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस साइकिल्स आए, तो ये 3 साइकिल्स आए थे बिजनेस लेवल। ग्रेट डिप्रेशन 1930, और यहीं से आपके जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स के थ्योरीज का एक्सेप्टेंस बढ़ा। यहाँ से एक इकोनॉमिस्ट है जो बहुत फेमस हुए, वो है जेएम केन्स, जिनको आप लोग केन्शियन थ्योरी के नाम से जानते होंगे शायद। तो केन्शियन थ्योरीज को पहले कोई मानता नहीं था, क्योंकि केन्शियन थ्योरी बोलते थे कि इकोनॉमी में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हो सकता है। लोग बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना सब लोग कंज्यूम करेंगे, और जितना भी कंजम्पशन होगा उसकी वजह से वापस फुल प्रोडक्शन होगा। तो केन्स के थ्योरीज को कभी कोई माना ही नहीं सच। बट 1930 से 36 के बीच जो रिसेशन आया वर्ल्ड लेवल पर, पहली बार देखा गया था अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, और तब इनके थ्योरीज को इंपॉर्टेंस मिला। तो ग्रेट डिप्रेशन 1930, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट 2000, जिसको .com बबल बस्ट बोलते हैं। मालूम है आपको ये .com बबल बस्ट? इस पर भी मेरा फ्राइडे लेक्चर है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और लाइक शेयर सब कुछ कर लीजिए, ठीक है। .com बबल बस्ट ये एक अलग कंसेप्ट है, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा। Y2K के लिए भी एक बार वीडियो देख लीजिए जब भी आपको टाइम मिले, बीच में बहुत टाइम है, ऐसे नहीं है कि टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, आपके सिलेबस से भी कनेक्टेड है और आपको भी काम में आएगी। और लास्टली ग्लोबल रिसेशन इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9, इस पर भी मेरा फ्राइडे लेक्चर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं यूएस का सब प्राइम क्राइसिस। यूएस में आया था ये, सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं इसको, यूएस का सब प्राइम क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में आया था ये। तो ये भी मेरा फ्राइडे लेक्चर इस पे बना हुआ है। तो ये दोनों के हद तक आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्राइडे लेक्चर्स के अंदर आपको ये वीडियो देखने होंगे। 20 से 30 मिनट्स के वीडियोस है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। पहले वीडियो का नाम रहेगा .com बबल बस्ट, और दूसरे वीडियो का नाम रहेगा आपका यूएस सब प्राइम क्राइसिस। और अगर आपको ये एक Y2K क्या है ये जानना होगा, तो आप मेरे फ्राइडे लेक्चर में वापस देख सकते हो, Y2K ईयर 2000, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहां पर इकोनॉमी में जो आपके बिजनेस साइकिल्स आते हैं, उस बिजनेस साइकिल के प्रेडिक्शंस तो एग्जैक्टली नहीं हो सकते, बट यस अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कौन सा फेज आने वाला है, कौन सा फेज चल रहा है, और कौन सा फेज होकर गया। क्या बोला, 3 चीजें मैंने, कौन सा फेज आएगा, कौन सा फेज चल रहा है, कौन सा फेज होकर गया, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमी के फेज, मतलब वो पर्टिकुलर फेज आने के पहले चेंज होते हैं, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में रिसेशन अगर आएगा तो लीडिंग इंडिकेटर पहले आपको बताएगा कि ये देखो ये वेरिएबल्स में चेंज आ रहे हैं, मतलब रिसेशन आएगा शायद। तो उस टाइप के इंडिकेटर्स को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। तो लीडिंग इंडिकेटर की खासियत क्या है, ये इंडिकेटर्स वो फेज आने के पहले चेंज हो रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा है, those variables that change before the real output changes। कब चेंज हो रहा है इसमें, before the real output changes, that's called as leading indicator। lagging indicator क्या रहेंगे, lagging indicator will be nothing but the variables that are changing after the real output changes, they are called as lagging indicator। तो ये आ गया आफ्टर, लैग मतलब डिले, लीड मतलब आगे बढ़ना, और कॉन्करेंट या कोइंसिडेंट, अपन बोलते हैं ना कोइंसिडेंस या कॉन्करेंट, मतलब क्या, साथ साथ में। तो यहां पर बोला गया है दे कोइंसाइड फेयरली क्लोज विद द चेंजेस इन द साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोइंसाइड मतलब क्या, एट द सेम टाइम, लिख दीजिए एट द सेम टाइम। तो इनका चेंज कैसे, इकोनॉमी के फेज के साथ है, और लैगिंग का क्या था, इकोनॉमी के फेज के बाद, लीडिंग का क्या था, इकोनॉमी के फेज के पहले। समझ में आया। नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर की बात करेंगे, तो लीडिंग इंडिकेटर क्या बोल रहा है, आपका फेज आने के पहले इनमें चेंज आता है। तो जैसे
स्टॉक प्राइजेस में चेंज आना, स्टॉक प्राइजेस अगर बढ़ रहे इसका मतलब एक्सपांशन फेज आएगा, करेक्ट। देन न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल गुड्स, नए ऑर्डर्स अगर कैपिटल गुड्स के बढ़ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं मशीनरी वगैरह के ऑर्डर, तो इसका मतलब लोग मैन्युफैक्चरिंग आगे ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब डिमांड बढ़ने वाला है गुड्स एंड सर्विसेज का। समझ में आ रहा है क्या? आप बोलो, आप मैन्युफैक्चरर, आप नए मशीनरी का ऑर्डर कब दोगे? जब आपको पता है कि डिमांड बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो आप नए मशीनरी का ऑर्डर दे दोगे। नए मशीनरी का ऑर्डर दे रहे हो मतलब ही डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगा, मतलब एक्सपांशन आने वाला है, लीडिंग इंडिकेटर। समझ में आ रहा है? फिर कंज्यूमर गुड्स का डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो नो डाउट एक्सपांशन फेज चल भी रहा है और आगे भी चलेगा। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, हाउसिंग के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं एवरीवन, तो नो डाउट लोन का डिमांड अगर बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक्सपांशन फेज आ रहा है, इसका मतलब, करेक्ट है क्या? देन कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, कंपनी बोल रही भाई वेटिंग पीरियड है, गड़बड़ मत करो, मतलब क्या हुआ? एक्सपांशन फेज। महिंद्रा एक्सयूवी 700 याद है क्या हुआ? 1 साल वेटिंग, मतलब क्या हुआ? एक्सपांशन फेज। समझे कि नहीं? स्लोअर डिलीवरी का मतलब है वेटिंग टाइम बढ़ गया, आपका वेटिंग टाइम बढ़ गया मतलब कंपनी का डिमांड बहुत ज्यादा है। देन कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा रहेगा तो डिमांड और बढ़ेगा, मनी ग्रोथ अगर अच्छा रहेगा तो डिमांड और बढ़ेगा। तो ये सब आपके लीडिंग इंडिकेटर्स है, इनमें चेंजेस देखने के बाद आपको अंदाजा आ जाता है कि आपके इकोनॉमी में कौन सा फेज आने वाला है। कोइंसिडेंट देख लेते एक बार, फिर लैगिंग पे जाएंगे। लास्ट वाला कोइंसिडेंस देख लो पहले। अगर अभी जीडीपी ग्रोथ रेट हाई दिख रहा है, इसका मतलब अभी एक्सपांशन फेज चल रहा है। अभी इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, मतलब अभी एक्सपांशन फेज चल रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर अभी पीक पर है, इसका मतलब फिलहाल एक्सपांशन फेज चल रहा है। पर्सनल इनकम अभी बढ़ा हुआ रहेगा तो अभी एक्सपांशन फेज चल रहा है। रिटेल सेल्स बढ़े हुए हैं, फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेंड अपवर्ड है, जैसे कि स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक्सपांशन फेज चल रहा है। समझे? व्हाट अबाउट द कोइंसिडेंट इंडिकेटर, सॉरी व्हाट अबाउट द लैगिंग इंडिकेटर? लैगिंग मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर फेज हो चुका, उसका प्रूफ क्या है? लैगिंग इंडिकेटर। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में दिख रहा है, मतलब क्या हुआ? रिसेशन ऑलरेडी आ गया है, लोग काम से निकल गए, आप समझ रहे हो क्या? मतलब ऑलरेडी डिमांड घट चुका है। फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं। प्रॉफिट्स कब निकलते हैं? ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? वो फेज हो चुका। लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, इसका मतलब लेबर कम रेट में भी काम करने को तैयार है, मतलब ही अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। यस, इंटरेस्ट रेट्स अगर घट रहे हैं, इसका मतलब आरबीआई बोल रहा है लोन ले लो रे, लोन ले लो रे, लोन ले लो, मतलब ऑलरेडी इकोनॉमी की बजी है, सिंपल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको इन्फ्लेशन बोल सकते हैं आप, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए होता है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, याद आया क्या? अपन एक एमसीक्यू में देखा था, याद होगा तो आपको। तो इन्फ्लेशन को देखकर अंदाजा आ जाता है आपको कि प्राइसेस घट रहे हैं, तो फिर इसका मतलब एक्सपांशन कंट्रैक्शन फेज चल रहा है, हो चुका है इसका मतलब। कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी पास्ट में कैसा हुआ है वो देखकर अंदाजा आ जाता है कि कौन सा फेज चल रहा था इकोनॉमी में। अगर बैंक्स लोन ज्यादा दे चुके रहेंगे तो एक्सपांशन फेज आ चुका था। अगर बैंक्स कम लोन्स दे रहे हैं, इसका मतलब लोग लोन नहीं मांग रहे हैं, मतलब ही डिमांड ऑलरेडी घट चुका है, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑलरेडी होकर गया। समझे? एक ऑब्जर्व करो आप, इंटरेस्ट दोनों जगह दिख रहा है मुझे। इंटरेस्ट रेट्स आपके लैगिंग इंडिकेटर में भी है एंड लीडिंग इंडिकेटर में भी है, समझे? तो दोनों जगह आएगा आपका इंटरेस्ट रेट। तो ये आपको एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेंगे भरोसा नहीं, इसलिए। ठीक है? तो दिस वाज योर बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर। एनी डाउट? पक्का?
चलो अब हम जाते हैं आगे हमारे एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज ऑफ मार्केट्स, सबने सॉल्व किया क्या मार्केट के एमसीक्यूज? सबने पढ़ा क्या पॉइंट नंबर 304 302 जो भी था वो 303 303 तक सबने पढ़ा है क्या? एक ना एक लाइन, एक ना एक शब्द अंडरलाइन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थोड़े कम समझ में आ रहे हो उसको स्टार मार्क कर रहे हो, करना पड़ेगा आपको, इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। लास्ट डे वापस से 300 पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, लास्ट डे वो 50 पॉइंट या 30 पॉइंट ही पढ़ने जिनको तुमने स्टार मार्क किया है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स तो अपने को आते हैं, वापस पढ़ के क्या करेंगे, समझा? So friends, let us discuss the MCQs part of your market chapter. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोलता है ये क्वेश्चन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आप सबको पता है कि जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम रहेगी उस मार्केट का प्राइस बोलो ज्यादा रहेगा, एंड जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ज्यादा रहेगा मतलब डिमांड में चेंज तुरंत होता है, इसलिए उस मार्केट में प्राइस हम लोग क्या करेंगे, कम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अपन ने अपने एग्जांपल में बोला था पेट एरिया ऑफ पुणे, ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर प्राइस ज़्यादा बढ़ाओगे तो डिमांड तुरंत कम हो जाता है। बट यहाँ पर कोरेगांव पार्क वाला एरिया या डेक्कन वाला एरिया, ये एरिया में पुणे के अगर आप प्राइस ज़्यादा बढ़ाओगे तो फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी वहाँ पर कम है, डिमांड में चेंज कम होता है। करेक्ट? अच्छा बोलो, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कम है, दोनों मार्केट में कम है, आपके पास दो मार्केट, सब मार्केट ए सब मार्केट बी, दोनों में प्राइस इलास्टिसिटी कम है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करोगे नहीं करोगे? नहीं करेंगे। दोनों में ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी, कम क्यों करेगी? हाँ, इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे। मुझे बोलो, एक डेक्कन एरिया एक कोरेगांव पार्क है, दोनों जगह लोगों को फर्क नहीं गिरता, हम प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे तो तुम क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हो? क्यों तुम जबरदस्ती एक जगह प्राइस कम रखोगे जब दोनों जगह ज्यादा रख सकते हो? आया बात समझ में? AR curve and industry demand curve are same in case of perfect competition? Surely, surely. AR curve and industry demand curve are same for perfect competition. वाह 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 वाह, जबरदस्त लोग,
इसलिए बोलता हूँ मैं, बार बार बोलता हूँ मैं आपको कि एक शब्द चेंज और आंसर चेंज। परफेक्ट कंपटीशन जो बोल रहे हैं ना, उन लोगों को याद दिला दूं कि इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर परफेक्ट कंपटीशन इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। दो डायग्राम थे, याद है आपको? एक इंडस्ट्री था, एक फर्म था। तो इंडस्ट्री का डिमांड कब था, ऐसा था ना रे, और इधर सप्लाई कब था, और ये इक्विलिब्रियम पर प्राइस जो डिसाइड हुआ है वो फर्म क्या करता था, अडॉप्ट करता था, और ये फर्म का डिमांड कब था और प्राइस था, और एआर और एमआर कब था, याद है क्या आपको? याद आ रहा है क्या? तो आपको क्या लग रहा है, अब ये आपका एआर कब है फर्म का, और ये इंडस्ट्री का डिमांड कब, ये दोनों सेम दिख रहा है क्या आपको? तो आप कैसे बोल सकते हो परफेक्ट कंपटीशन? समझ में आया पहले कि आप गलत क्यों, तभी मैं समझा सकता हूँ कि आप सही कहाँ जाओ, कैसे जाओगे। पहले आप ये सोच लो कि आप गलत क्यों हो, क्योंकि एआर को ये फर्म का यहाँ पर है और इंडस्ट्री का डिमांड को यहाँ पर है, सेम थोड़ा ना है यार, बराबर? ओके, तो फिर ये नहीं है तो फिर क्या है, मोनोपोली है, बिकॉज मोनोपोली में ये आपका ए आर इज इक्वल टू डी है, करेक्ट, और ये फर्म भी यही है और इंडस्ट्री भी यही है, क्योंकि देर इज सिंगल फर्म इन द मार्केट। तो उसी को फर्म बुलाओ, उसी को इंडस्ट्री बुलाओ, करेक्ट आंसर इज मोनोपोली। समझ में आया क्या? गलत अगर हो रहे हो ना तो बहुत खुश होने का, गलत हो रहे हो इसका मतलब भगवान आपको यहीं पर सुधरने का मौका दे रहा है। तो कभी नाराज नहीं होना चाहिए अगर गलत जा रहा है तो आंसर। मार्केट डिमांड कर्व इज अनआइडेंटिफाइड अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनआइडेंटिफाइड डिमांड कर्व? हाँ, तो बोला ना, दो खतरनाक चीजें होती है, मतलब एक ही खतरनाक चीज है, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। हाफ नॉलेज, बेसिक में वांदे होते हैं उससे। अनआइडेंटिफाइड डिमांड का मतलब क्या होता है, मतलब आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है या इन इलास्टिक है या क्या है, आप बोल नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड डिमांड कर्व। लिखो उधर, इलास्टिक और इन इलास्टिक, उसको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड। बोलिए अभी, ऑप्शन ए, नजदीक एक खिड़की एकदम कूदने के एंगल से। अरे कौन से मार्केट में इलास्टिसिटी आप बोल नहीं सकते हो कि कैसी है? ऑलिगोपोली। क्यों सर? अपर पोर्शन इलास्टिक, लोअर पोर्शन इन इलास्टिक, तो एक्चुअली इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक आ रहा है उसका आंसर, तो अनआइडेंटिफाइड हो गया वो। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोली में कैसा होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक में कैसा होता है, रिलेटिवली इलास्टिक। कल ही तो बोला था अपन ने, स्टीपर फ्लैटर की बात की थी अपन ने, याद आ रहा है क्या? मगर ओलिगोपोली में हम बोल नहीं सकते, बिकॉज इट इज इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक। अपर पोर्शन इलास्टिक होता है, लोअर पोर्शन इन इलास्टिक होता है। इन किंक्ड डिमांड को मॉडल द अपर पोर्शन इज इलास्टिक, क्योंकि जब तुम प्राइस बढ़ाओगे तो लोग प्राइस नहीं बढ़ाते और तुम्हारा क्वांटिटी तुरंत कम हो जाता है। याद आया? अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बिकॉज यू आर अ प्राइस टेकर। लिखो उधर, प्राइस टेकर हो, इसलिए कहां से कंट्रोल करोगे आप? जो इंडस्ट्री बोलेगी उस पर बेचना पड़ेगा, करेक्ट? मोनोपोलिस्टिक competition constitutes many firms producing differentiated products because there is a free entry and exit.
तो मिनी फर्म तो आने ही वाले हैं, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ये तो उसका मेन फीचर था। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का? बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2 की बात कर रहे हैं लोग। एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, तो यहां पर आएगा सिर्फ थर्ड वन, एम आर इज इक्वल टू एम सी। अगर ऑप्शन में लिखा रहता था एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, तो वो भी आता था यहाँ पर। समझे क्या? अच्छा, कौन से मार्केट के लिए ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है? ऑल फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। हर मार्केट में आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की दो ही कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। समझे? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। Which type of market structure are resources assumed to be mobile? What is the meaning of resources assumed to be mobile? खाली नहीं रहते थे, फटाफट एंगेज हो जाते। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला था ना अपन ने, चार्ट बुक में भी था आपके। In perfectly competitive market, when the MR and MC are equal, the profits are maximum. Profit is maximum because profit maximizing condition ही तो ये था ना। MC इज इक्वल टू एम आर के क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं। याद आया? MC इज इक्वल टू एम आर इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। तो ऑब्वियसली उस लेवल पर मैक्सिमम प्रॉफिट तो होने ही वाले हैं। ये ध्यान से सुनो, ये इतना ईजी नहीं है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता हूँ मैं आपको मैं बता सकता हूँ एम आर कितना आएगा, आपको मैं बोलूँगा एम सी कितना आएगा, और पूछूंगा कि अलग अलग लेवल पे एम आर और एम सी रहेगा। आपको या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आप एम आर और एम सी दोनों निकाल सकते हो, और मैं पूछूंगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है, मतलब लेवल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या है। तो उस टाइम पे आपको अलग अलग लेवल पे क्या करना है, एम आर निकालना है और एम सी निकालना है। एम आर किस फॉर्मूले से निकलता है? एम आर ऑफ nth unit is nothing but TR of n unit minus TR of n minus 1 unit. And how do you calculate the MC for nth unit? TC for nth unit minus TC of n minus 1 unit. ये दोनों फॉर्मूलेज अप्लाई करोगे, एम आर और एम सी अलग अलग लेवल पे निकालोगे, और जहां पर भी आपका आंसर एम आर और एम सी का सेम आएगा, वो लेवल आपके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल रहेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। करेक्ट? ध्यान से पढ़ने का। फर्म बोला है, फर्म बोला है, तो ऑब्वियसली फर्म मतलब राइट साइड वाला फर्म जो प्राइस टेकर होता है, उसका ये लाइन को P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D बोलते थे हम लोग। याद आया? यस। Why is the demand curve of a market in monopoly represented by demand curve of the firm? Because there is only one firm in the market. तो वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, तो उसका डिमांड कर्व ही इंडस्ट्री का भी डिमांड कर्व रहेगा। In India, credit card market is dominated by two major companies, Visa and Mastercard. This is an example of duopoly because there are two sellers. Correct? अब तो रुपया कार्ड आ गया है और भी कार्ड आ गया, बट उस जमाने की बात है जब दो ही कार्ड हुआ करते थे। In India, which of the following industry does monopoly exist? रेल ट्रांसपोर्ट किसका मोनोपोली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन रेलवेज, IRCTC नाम का कंपनी है वो। IRCTC इज द कंपनी, रियल कंपनी ऑफ इंडिया। लिख दो उधर, लिस्टेड कंपनी है ये, इसके शेयर्स मार्केट में बिकते हैं। इन मोनोपोली द रिलेशनशिप बिटवीन द AR एंड MR इज एज फॉलोज। अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं क्लिक हो तो डायग्राम याद करने का। मोनोपोली में ये इधर रहता है,
इसको ए आर इज इक्वल टू डी बोलते हैं, और ये आपका एम आर रहता है, ऐसा याद है? क्या आंसर सही है? ए आर लाइज अबव द एम आर कर्व. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ड्रॉ द डायग्राम इफ रिक्वायर्ड. बहुत जगह है आपके पे नोट्स में, मोटिवेशनल कोड के ऊपर नीचे सब जगह ही जगह है. कोड्स पढ़ते हो क्या? समझता है क्या मीनिंग? इम्प्लीमेंट करते हो क्या? हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं होता सर, उस वक्त पढ़ के बहुत अच्छा लगता सर, है ना? इन विच मार्केट फॉर्म ए आर एंड एम आर सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. परफेक्ट कॉम्पिटिशन बिकॉज ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी. अब तो याद हो जाना चाहिए ये सब चीजें ऐसे. When demand and supply increases equally, then ड्रॉ करके देखने का इसको, अगर कंफ्यूजन लगा तो. ये आपका ओरिजिनल डिमांड को ड्रॉ करने का, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई को ड्रॉ करने का, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है. डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाने का, इक्वली सप्लाई को बढ़ाने का. जस्ट अज्यूम इट इज इक्वल. ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको? प्राइस सेम, क्वांटिटी ज़्यादा है, बराबर. प्राइस सेम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे? करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. Equilibrium price remain unchanged and quantity increases. Draw the diagram. You have scale, pencil, eraser, everything with you. तो ये जो चेंज मेरा इक्वल दिख नहीं रहा होगा तो आपका दिखना चाहिए. करेक्ट. प्राइस सेम रहेगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगा, बस. कॉमन सेंस की बात है. यहां पर अगर डिक्रीजेस इक्वली रहता तो क्वांटिटी इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाता, बस. प्राइस सेम ही रहता. ड्रॉ करके देखना है तो देख सकते हैं आप. लेफ्ट साइड शिफ्ट करो डिमांड कर्व को, राइट साइड और सप्लाई को भी लेफ्ट साइड शिफ्ट करो. इक्वल लेवल से शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आएगा क्या? डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व. इस बार सप्लाई कर्व को पीछे शिफ्ट किया, डिमांड कर्व को भी पीछे शिफ्ट किया, बराबर. तो ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई कर्व इधर थे, थोड़ा बराबर से ड्रॉ करना पड़ेगा. सपोज डिक्रीजेस सॉल्व कर रहे हैं अपन, बोलो क्या होगा? देखते एक बार, वेरीफाई करके देखते हैं. ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये क्वांटिटी. डिमांड कर्व को कम कर दो, जितने से कम किया उतने से सप्लाई कर्व को भी कम कर दो. नजर आ रहा है आपको कुछ? प्राइस जहां था वहीं पर है, क्वांटिटी सिर्फ कम हो गया. नजर आ रहा है क्या आपको? तो यहां पर इंक्रीजेस की जगह क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस हो जाएगा. झिपा. डोंट ड्रॉ द डायग्राम, दैट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू ड्रॉ इट यू विल बी कंफ्यूज्ड. बाद में कंफ्यूज हो जाओगे आप. यहाँ पे तो इंक्रीजेस लिखा है, फिर सर ने डिक्रीज क्यों लिखा है, डायग्राम में डिक्रीज क्यों किया है. इट्स जस्ट अ डिस्कशन मैटर. मैं आपको बता रहा हूँ, आप ड्रॉ मत करो. ड्रॉ आपने इंक्रीज का कर दिया ऑलरेडी. ड्रॉ किया रहेगा तो रब कर दो उसको, कंफ्यूजन होगा बाद में. आज सब याद रहता है, 10 दिन बाद लगता है ये क्यों ड्रॉ किया. ठीक है, और 2 महीने बाद तो पक्का कंफ्यूजन होता है. फिर इफ इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन इंक्रीज इन सप्लाई. मतलब सप्लाई भी इंक्रीज करना है, डिमांड भी इंक्रीज करना है, मगर डिमांड का इंक्रीज ज्यादा मैग्नीट्यूड का रहना चाहिए. तो ये देखो, ये ओरिजिनल डिमांड का, सप्लाई का, ये आपका प्राइस और क्वांटिटी. करेक्ट. डिमांड को इंक्रीज ज्यादा से करना है, ये देखो ज्यादा से किया. सप्लाई को इंक्रीज करना है मगर कम से करना है, ये देखो कम से किया. दिख रहा है क्या आपको? डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है और सप्लाई का इंक्रीज कम है. तो नया इक्विलिब्रियम इधर आएगा. ये आपका P1 हो जाएगा और ये आपका Q1 हो जाएगा. क्वांटिटी भी बढ़ा और प्राइस भी बढ़ा. क्या आंसर आना चाहिए? सी. बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज. समझ में आया क्या? एनी डाउट? पक्का?
Which of the following is not characteristics of monopoly? Not a characteristic. Pre entry and exit हो ही नहीं सकता ना वो तो. Post and telegraph industry in India is an example of monopoly because पोस्ट कोई और नहीं खोल सकता. पोस्ट ऑफिस इंडिया का पोस्ट ऑफिस सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होता है. आप बोलोगे सर कुरियर है तो उसको पोस्ट नहीं बोलते, उसको कुरियर ही बोलते हैं. और दूसरी बात टेलीग्राफ तो आप सिर्फ पोस्ट के थ्रू ही कर सकते हो. समझे कि नहीं? तो ऑब्वियसली मोनोपोली है इंडियन रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब की. Which of the following is an example of perfect competition? Is an example of perfect competition. बैंकिंग सेक्टर बोलने वाले लोग, आपको लगता है कि एसबीआई का और एचडीएफसी का फैसिलिटी सेम है? यूनिफॉर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है. कार मैन्युफैक्चरिंग तो हर कार अलग रहती है भाई, तभी तो बिकती है. अब वही वजह एग्रीकल्चर है ना. एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन जो होते हैं वो सेम क्वालिटी के होते हैं. प्राइस भी अगर तुमने कभी अड़द मार्केट में जाके देखा होगा, फूड ग्रेन मार्केट में, तो डेली सुबह प्राइस फिक्स होता है और वो प्राइस पूरे दिन चलता है. कभी गए हो? तो अड़द मार्केट में अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले बोली लगती है और पूरे दिन फिर अनाज का मार्केट वही रहता है जो बोली में फिक्स हुआ था. ये होता है एग्रीकल्चर. मिल्क मार्केट, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज मार्केट, दे आर ऑल रिजेंबलिंग टू परफेक्ट कंपटीशन. रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. रियल लाइफ में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन को रिजेंबल होने वाला मार्केट है मिल्क मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केट. In case of price discrimination, price will be higher in the market where demand is less elastic. Price discrimination will be, अगर रहेगा मोनोपोली के केस में, तो आप सबको पता है प्राइस कहाँ ज़्यादा चार्ज करते हैं हम लोग? जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है. मैंने बोला ना आपको, प्राइस और इलास्टिसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो इसको ऐसा मत लिखो, ऐसा लिख ही रहे होंगे तो ऐसा लिख दो, इलास्टिसिटी अगर डाउन रहेगा तो प्राइस अप रहता है. और एग्जांपल चाहिए तो लिख देना केपी, डेक्कन. करेक्ट. If all the producers in industry X are charging same price, which of the following is likely? Profits within the industry are minimum, क्योंकि वो कौन सा इंडस्ट्री है? परफेक्ट कंपटीशन है. और परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है. इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि प्रॉफिट्स के रेट्स, प्रॉफिट का मार्जिन कम होता है. फिर वहाँ लोग सिर्फ वॉल्यूम पर धंधा करते हैं. होलसेल मार्केट होता है ना, पर यूनिट वो 1 रुपया ही कमाते हैं, मगर बेचते लाख यूनिट्स, तो ऑब्वियसली उनका लाख रुपये प्रॉफिट होता है. बट पर यूनिट प्रॉफिट तो 1 ही रुपया है ना. आपको कैसे समझा सर कि ये परफेक्ट कंपटीशन है? यस, चार्जिंग सेम प्राइस से समझा. मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ मैकेनिज्म which reconciles the independent decisions of consumers and producers. मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया? ओवरऑल बायर्स एंड ओवरऑल सेलर्स. तो इनका इंडिपेंडेंट डिसीजन को रिकंसाइल करना है. मतलब क्या करना है? डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन करना है. दिस इज नथिंग बट मार्केट इक्विलिब्रियम ना. डिमांड को इज बिहेवियर ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, सप्लाई इज बिहेवियर ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स. यस और नो? तो इनको रिकंसाइल कर रहे हैं मतलब मैच कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैच हो गया ना, तो ये आ गया प्राइस और ये आ गया क्वांटिटी. तो इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम. बट सभी बायर्स और सभी सेलर्स दिया तो इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. समझा? For a firm to be in equilibrium, profit maximizing, MR is equal to MC and MC कब कट्स MR का from below, मतलब 1 as well as 2 दोनों आ जाएंगे. बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2 है ये.
बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था? Firm should not produce at all. Firm should not produce at all if TR is less than TVC or equal to TVC. फर्म ने प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए. तो उस केस में फर्म बंद नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बंद कर रहा है. फर्म का कितना खर्चा होगा? फिक्स कॉस्ट जितना खर्चा होगा. समझे क्या? तो यहां पर हम लोगों ने फिनिश किया हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट. इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों. यस. तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में मिलते हैं फिर. ठीक है. ब्रेक नहीं, अभी थोड़ा सा आई गिव यू प्लानिंग कि आज 29 है ना, हम लोग हमारा जो बचा हुआ पार्ट है BCK का वो 8 को करेंगे. 8 आफ्टर 7 डेज गैप 8 को करेंगे. आपका फुल सिलेबस का टेस्ट कब है? CA गेट का 12th को है. तो इको का पढ़ाई करके रखना, BCK का पढ़ाई मेरे साथ हो जाएगा. ठीक है. BCK का पढ़ाई नहीं कर रहे इसका मतलब अकाउंटिंग का पढ़ाई अच्छे से करके रखो. सिंपल सी बात है. ठीक है. प्लानिंग करके रखो. हम लोग 8 और 9 ये 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे. 8 और 9 2 दिन में हम लोग BCK कंप्लीट कर लेंगे. अब सुन लो अच्छे से. ये जो गैप मिला है आपको, इस गैप का क्या करना है? आपको फायदा उठाना है. तो करना क्या पड़ेगा आपको मालूम है? आपको जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट है वो पूरे अच्छे से सॉल्व कर लो. और BCK का जो जो डाउट्स आते हैं वो भी लिख कर रखो. BCK के डाउट्स आपके मेरे टीचिंग के साथ क्लियर हो जाएंगे. नहीं हुए तो मुझे पूछ लेना, मैं सबके सामने क्लियर कर दूंगा ताकि बाकी लोगों के भी क्लियर हो जाएंगे. और इको के जो भी डाउट रहेंगे वो मैं आपको मिलूंगा 8 to 9 को, तब मुझे पूछ लेना. समझ गए? तो ये 2 जो आपके लेक्चर रहेंगे 8 एज वेल एज 9th, ये इस टाइम पे हम लोग BCK कंप्लीट करेंगे. मुझे लगता है तब तक आपका मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा रेगुलर बैच पे. यस, होना ही है ऑफ कोर्स. और लॉ मैथ्स सब कंप्लीट हो जाएगा शायद. और मैं फिर मोस्ट प्रोबेबली फिर यही सेम टाइम 10 to 1 लेकर ख़त्म कर दूंगा. ठीक है. चलो, सी यू, बाय.